नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ न्यूज़। प्यारे वर्स, बुलंदशहर की वो अजीम शख्सियत जो किसी पहचान की और किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जो कि एक बुलंदशहर के सरजमी पर एक बहुत बड़े सोशल वर्कर और मानवता में विश्वास रखने वाले और सर समाज की जो भाईचारा गंगा जमुना तहजीब की में आस्था रखने वाले और पूरी ज़िंदगी जो है उन्होंने जो है इंसानियत के तकाज़े के लिए और सर समाज को में प्यार मोहब्बत और प्रेम स्नेह की बढ़ाई के लिए हमेशा अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमेशा बड़े महान कार्य किए हैं। पूरा बुलंदशहर जानता है और कहीं ना कहीं बुलंदशहर की बड़ी तादाद में लोग इनको गर्व करते हैं। सर समाज के लोग हम आ पहुँचे हैं पल्लव विहार, सलीम आज़ाद साहब के पास बैठे हुए हैं जो आप देख रहे हैं। और ये किसी में प्यारे वर्स आपकी तरफ से मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और इनके साहबजादे डॉक्टर अकबर सलीम साहब जो हैं रेटिना स्पेशलिस्ट MBBS सर्जन, इससे पहले आपने देखा तो ये बड़ी इनकी तपस्या और इनका बलिदान और इनकी कुर्बानी जो इंसानियत के लिए, तो अल्लाह ताला ने भी इनकी झोली में जो है एक ऐसा करिश्मा करके ऐसी चीज़ दे दी कि जिससे पूरे बुलंदशहर की जनता फ़ख्र करे। ये तो करें इनका पूरा कुटुंब और उनका पूरा परिवार, इसके साथ साथ पूरा ज़िला कम से कम गर्व करे सलीम आज़ाद साहब पर और सलीम आज़ाद साहब के परिवार पर। तो आगे प्यारे वर्स एक बार फिर से डॉक्टर सलीम आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आपने एक जो पौधा लगाया था एक इंसानियत का, और उस पौधे से आज उस पर अल्लाह ताला ने, इस ईश्वर ने, इस गॉड ने, इस दुनिया को बनाने वाले ने जो है आपकी झोली में जो है आपके साहबजादों को एक ऐसी टैलेंट देकर सरजमी पे उतार दिया है दोबारा से खिदमत के लिए। बचपन से जिस तरीके से आप यहाँ पर बुलंदशहर के सर समाज की सेवा करते आए हैं, आज फिर आपके ये परिवार में तीसरी पीढ़ी है डॉक्टर अकबर सलीम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक। और अल्लाह ताला ने इनको ऐसे स्पेशल एक्सपर्टीज़ बनाया है जिस पे हमें बड़ा गर्व है। तो क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, सलीम आज़ाद साहब? ये असल में पौधा बहुत पुराना लगा हुआ है। ये जी, ये मेरे वालिद साहब रशीद आज़ाद साहब ने लगाया था। वो एक ऐसे परिवार से आते थे कि जहाँ वो पढ़ नहीं पाए थे। एक वो छोटे परिवार से आते थे और उन्होंने शुरू में मजदूरी की थी सड़क के किनारे, लेकिन एम्बिशस बहुत थे और बहुत दूर की सोचा करते थे। विजनरी थे, विजन देखते थे, दूर दूर के ख्वाब देखते थे। जब उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री कायम की और उनकी इंडस्ट्री थोड़ी चलने लगी आज़ाद वेल्डिंग वर्क के नाम से, तो उनको ये एहसास हुआ कि वो पढ़ नहीं पाए। बहुत मामूली पढ़े हुए थे वो, हालांकि बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखों के कान काट देते थे वो, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए थे। तो उन्होंने एक पौधा लगाया आज़ाद पब्लिक स्कूल के नाम से, और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि लोगों को पढ़ाया जाए। वो मुझसे भी कहते थे और सभी लोगों से कहते थे कि सबसे ज़्यादा इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पूरे घर में सभी भाइयों ने, लेकिन ख़ास तौर से मैंने उनकी इस बात को बहुत गौर किया और मैं हमेशा अपने वालिद की बातों पे हमेशा बहुत गौर करता आया हूँ और बहुत याद रखता हूँ उनकी बातों। उसी रास्ते पे चलते हुए मैंने अपने बच्चों को ये कोशिश की कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम अच्छी हासिल करें, क्योंकि न सिर्फ हमारी फैमिली की बात है ये, बल्कि सारे हिंदुस्तान की, सारे मुसलमानों की और पूरे देश के लोगों के लिए ज़रूरी है तालीम। जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उतनी हम लोग आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब से तीसरे नंबर पे हैं मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है, उसने PhD किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। माशाल्लाह। और वो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी है मक्का में, जी, वो वहाँ फिज़िक्स की प्रोफेसर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बेटी है मेरी, उसने MA MPhil किया है इंग्लिश में और वो एंटरप्रेन्योर है, वो रेस्टोरेंट बिजनेस करती है दिल्ली में। उसके बाद ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने MBBS MS किया। और इनसे जो छोटा बेटा है मेरा, वो इस वक्त फ़ौज में लेफ्टिनेंट कर्नल है, वो आजकल बंगाल में पोस्टेड है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने पढ़ाया बच्चों को,
मेरे बच्चे सेल्फ स्टार्ट थे। मुझे बहुत ज़्यादा कभी कोशिश करनी नहीं पड़ी, ना कभी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा इनके ऊपर, और ना मैंने कभी कोई कैपिटेशन फ़ीस दी। ये लोग अपने आप ही सेल्फ स्टार्ट थे, ये अपने आप पढ़ते चले गए। हमने और हमारी बीवी ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं, लेकिन हमने कभी इनके पर नहीं बांधे। जैसा आमतौर पे माँ बाप एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी। हाँ, हमने आमतौर पर माँ बाप ये कहते हैं, अपने पास रखते हैं बच्चों को कि हमारे साथ रहें, ये रहे। हमारी बीवी ख़ास तौर से ये कहती थी कि नहीं, बच्चों के पर खोल दो और उनको जाने दो, उड़ जाने दो, कहीं भी चले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास रहें। हमारी ज़िंदगी हमारी अपनी है, हम अपनी गुजार लेंगे। उसका नतीजा ये हुआ कि आज चारों बच्चे हमारे बाहर हैं। एक बेटी सऊदी अरब में है, जो प्रोफेसर है जी, आजकल दिल्ली में है। दूसरी वो ज़्यादातर दुबई में रही है। और डॉक्टर साहब का तो आपने अभी सुना ही है जी जी कि ये बहुत सारे ममालिक में रह के आए हैं ये। जी जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपने प्रोफेशन में एक्सपर्टीज़ हासिल करने की कोशिश की और इन्होंने उन मंजिलों को छुआ जिसमें लोग आमतौर पे छूते नहीं और पैसे के पीछे लगे रहते हैं। हमारे वालिद कहा करते थे कि आप इल्म हासिल करिए और एक्सपर्टीज़ हासिल करिए, पैसा आपके पीछे पीछे अपना आप आएगा। ऑब्वियसली। हाँ, तो वही इन लोगों ने किया है, हमारे बच्चों ने। और बुलंदशहर से MBBS में सेलेक्ट होने वाले मेरे बेटे ये अकबर सलीम, ये पहले थे, फर्स्ट इन AMU। AMU हमारे बिल्कुल बराबर में है, लेकिन हमने अभी तक उसका फ़ायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं उठाया उसको। मेरी बेटी बुलंदशहर से PhD करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो पहली थी। AMU से? नहीं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अच्छा, से। DU से। हाँ, और सारे अखबारों ने बड़े प्रोमिनेंट छापा था इस बात को कि एक छोटे शहर की लड़की PhD इलेक्ट्रॉनिक्स करके बाहर निकल गई। उसके बाद में मेरे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे ABU से पहली बार किया। उसके बाद मेरे बेटे ने, जो आर्मी में है, वो आर्मी में सिलेक्शन करने वाले बुलंदशहर सिटी से पहले ऑफिसर थे। मुझे फ़ख्र है इन बातों का कि भाई इन बच्चे, लेकिन मैंने कभी बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको माज़रत के साथ रोकूंगा। आपकी जो पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा, इस मालिक ने, नीली छतरी वाले ने, इसके साथ साथ बुलंदशहर की पूरी जनता आपको जानती है। इंडिविजुअली भी आपकी जो सादगी है, जो बेबाकी, हमेशा जो कोऑपरेटिव नेचर रहा है आपका सर समाज के साथ, ख़ास तौर से इंसानियत के लिए, हमेशा नुमाइश से लेके जो भी हमेशा यहाँ पर गंगा जमुना तहज़ीब के लिए या हारमोनी के लिए समाज को जोड़ने की बात आई, तब आप हमेशा जो है अगली सफ़ में हमेशा नज़र आए। और बड़ी सिंप्लिसिटी एजुकेशन आपने गरीब बच्चों के लिए और बहुत सारे यहाँ पे संस्थाओं के लिए आपने बड़ा जो है इनफरादी तौर पर बड़ा उनको कोऑपरेट किया है। ये बड़े अपने आप में महान बात है आपकी सादगी। वो असल में ये बहुत सारी चीज़ें मुझे विरासत में मिली हैं। एक बार मैं बहुत सुबह की बात है कि बहुत सर्दी थी, तो मैं अक्सर जब बहुत सुबह टहलने निकलता हूँ तो मैं अज़ान से पहले जाता हूँ। तो मैंने बहुत सर्दी के ज़माने में कुछ बच्चों को सड़क के किनारे कूड़ा बीनते हुए देखा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हम अपने बच्चों को इस सर्दी में लिहाफ में लपेट के लिटा देते हैं कि नहीं भाई सो जाओ, तुम आराम, अभी बहुत सर्दी है। और ये बच्चे नंगे पैर एक कुर्ते में इतनी सर्दी में ये कूड़ा बीन रहे हैं। मैं उन बच्चों को पकड़ के लाया। उनके घर वालों ने मुझे कोऑपरेट नहीं किया, लेकिन मैं उनके घर पहुंचा, उनको भी पकड़ के लेके आया, तरह तरह के लालच दिए। फिर हमारी बेगम ने उनके लिए खाने बनाने शुरू किए। फिर मैंने उनके लिए कपड़े, हमारे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। ज़कात के पैसे होते थे, वैसे भी पैसे होते थे। तो वो अच्छी खासी भीड़ फिर मेरे पास होने लगी और मैंने तकरीबन 40-50 बच्चे इकट्ठा कर लिए जिनको मैंने पढ़ाया। अब वो काफ़ी बच्चे उनमें से बड़े हो चुके हैं और वो अच्छी खासी नौकरियों में लग चुके हैं और वो ये मानते हैं कि अगर हमें आपने नहीं पढ़ाया होता तो हम भी मजदूरी कर रहे होते। जी।
जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब जब बुलंदशहर की सरजमी को एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत पड़ी, जब भी हिंदुस्तान में कई इन 30-40 साल के अंतराल में ऐसा मामले आए जहाँ इंसानियत का तकाजा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कड़ी का काम किया। सर समाज की जनता ने आपको भरोसा और प्रशासन से लगातार आप पर भरोसा जताया और बेबाकी से आपने भाई की एक चैन खड़ी करी और कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की इस जहाज़ को आपने आगे ले जाने का काम किया, जो कि इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम दिया है आपने बुलंदशहर की जनता। देखिए, मेरे वालिद भी रामलीला कमेटी के लाइफ मेंबर थे और मैं भी था, और हमने हिंदू मुस्लिम तहजीब का कभी फ़र्क नहीं किया और हमें कभी लगा भी नहीं कि कोई फ़र्क है, क्योंकि आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, आप इल्म हासिल करते जाते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि ये असल में एक ही चीज़ है। तो ये कभी जहन में रहा ही नहीं। देखिए, मैंने बुलंदशहर में कवि सम्मेलन कराने वाला मैं अकेला मुसलमान हूँ। जी जी। मैंने बुलंदशहर में तकरीबन 14-15 मैंने मुशायरे कराए हैं, मैंने म्यूज़िक कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, मैंने कृष्ण लीला कराई है, नुमाइश में जो प्रोग्राम होते हैं। जी जी जी। तो डीएम इतना भरोसा करते थे मेरे ऊपर कि उन्होंने मुझे कृष्ण लीला कराने के लिए मुझे चूज़ किया था कि आप कराइए। तो उसकी वजह ये थी कि वो फैमिली से भी देखते थे और हम लोगों की हम लोगों की जहनीत को वो समझते थे कि भाई इन लोगों को ये अच्छा फैमिली है। बुलंदशहर में एक मरतबा टेंशन हुआ था बाबरी मस्जिद के ज़माने में, उसमें 91 तब मुझे डीएम ने बुलाया और मुझसे कहा कि भाई सलीम साहब, बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी कि बुलंदशहर में अब हिंदू हजरात वो अगर मुसलमान कोई शख्सियत में ला के खड़ा करूँ सामने तो आपके अलावा मुझे कोई नज़र आता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं तैयार हूँ। तो एक जुलूस निकाला गया, उसमें माइक मेरे हाथ में था और हम पूरे शहर में उसमें घूमे और मैंने वहाँ जुलूस में ये कहा कि अगर आप मुझे मानते हैं कि मैं आपका दोस्त हूँ तो मेरे साथ आ जाइए। और जिधर मैं बाज़ार में से निकला तो सारे मेरे दोस्त मेरा इशारा करते ही मेरे साथ आ गए। उन्होंने कहा कि सलीम भाई हमारे दोस्त हैं, हम इसलिए साथ आए। तो ये जो एक हमारी फैमिली से चला आ रहा था ये सिस्टम कि हमें हिंदुस्तान में मिलजुल के रहना है, सबका मुल्क है, हाँ, देश सर्वोपरि, ये सबका मुल्क है, बिल्कुल इसमें कोई शक ही नहीं है कि सबका मुल्क है। सबके सेक्रीफाइसेस हैं, सबका खून शामिल है इस मिट्टी में। इसमें ये किसी की कोई आदमी की या अपनी इजारेदारी इस मुल्क पे जाहिर नहीं कर सकता। तो वो ये होता रहा। उसी सिलसिले में ये मेरी जहनीत है, मेरी ख्वाहिश है। मेरे दोस्त आप हैरत करेंगे कि शायद 70-80% हिंदू हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जी जी। ये ऐसे मैं जान पहचान वाली बात नहीं कर रहा। आई नो प्यारे वर्ष, ये बिल्कुल कड़वा सच बयान कर रहे हैं और बुलंदशहर के सभी लोग इस बात से वाकिफ़ हैं। जी, सही बात है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा मेरे साथ रहे हैं हर मामलों में और मैं उनके मामलों में साथ रहा हूँ। तो इन्हीं हालात में शायद मेरी शख्सियत इसमें वो तैयार हुई है जो आपके सामने है। जो मैं कर सका हूँ वो मैंने किया है, जो मैं नहीं कर सकता नहीं। मुस्लिम समाज के अंदर और बुलंदशहर की सरजमी से जो इंसानियत के लिए जो एक अनोखा और अनूठा आपने अपनी पर्सनैलिटी से जो आपके हाथों के ज़रिए काम जो हुए हैं वो अपने आप में बड़े अति सराहनीय हैं, बहुत ही हाईली अप्रिशिएटेड। दूसरा कोई सानी मुझे नज़र नहीं आता है जो गंगा जमुना तहजीब के लिए एक बड़े विज़न को आपने टारगेट अचीव किया है पिछले 30-40 साल से, हमेशा बुलंदशहर की सरजमी से। मैं लोगों को ही सजेस्ट करूँगा और अपने सुनने वालों को, जी जी, गो अहेड प्लीज़, कि आप किताबें पढ़िए, कोई सी किताब हो किताब पढ़िए। जब आप किताब पढ़ेंगे, आप लिटरेचर पढ़ें, आप कहानियाँ पढ़ें, आप कॉमिक्स पढ़ें, आप हिस्ट्री पढ़ें, आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, वो चीज़ें आपको डेवलप करती हैं, आपके जहन को मैच्योर कर देती हैं वो चीज़ें। तो फिर आपके जहन से हिंदू मुस्लिम क्या ये और आगे चल के क्षेत्रवाद भी निकल जाता है। फिर हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश और नेपाल
हमें इन मुल्कों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। देखिए, मैंने भी पूरी दुनिया घूमी है जी जी। और मैं काफ़ी दिनों तक बाहर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि इंसान सब जगह एक है। राइट। आप यहाँ पे किसी से प्यार करिए तो लोग प्यार से जवाब देते हैं, आप लंदन में किसी से प्यार करिए तो लोग प्यार से जवाब देते हैं, ऑब्वियसली। आप अमेरिका में किसी के गाल पर चांटा मार दीजिए तो गुस्सा उसे भी आता है, सही। और आप यही काम अगर आप नेपाल में करते हैं तो गुस्सा उसे भी आता है। तो ये साबित हुआ कि इंसान सब जगह एक से हैं। शर्त ये है कि हम उनसे बात कैसे करते हैं, हम डील कैसे करते हैं। हम जब हिंदुस्तान के बाहर के लोगों से मिलते हैं तो हम क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं अपना। वो नहीं जानते हिंदुस्तान क्या है, वो मुझे जानते हैं। जब मैं सामने खड़ा होऊंगा और मैं उनसे बात करूंगा और मैं उनसे व्यवहार करूंगा तो वो उस इम्प्रेशन को लेके जाएंगे कि हिंदुस्तानी ऐसे होते हैं। ऑब्वियसली सही। हाँ, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसी में सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। मेरी शख्सियत कब कैसे बनती हुई चली आई है अब तक ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं, बिल्कुल आपका बड़कपन है और वाकई में, और कुछ कुदरती आध्यात्मिक चीज़ भी है आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, जो बुलंदशहर की सरसमाज की जनता का एक अटूट विश्वास और उनका प्रेम इसने लगातार आपके प्रति बना रहा है। ये अपने आप में बड़े कमाल की बात है। हाँ, वो खाली मेरा काम नहीं है, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें मेरे फैमिली, मेरे भाइयों का, मेरे वालिद साहब आपका भी रहा है उसमें, मेरा भी है। जी जी। लेकिन उसमें सभी का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो सोच मैंने आपको बताई ये तकरीबन हम सब लोगों की है, हमारी जी। पूरी फैमिली की है। और बात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसमें डॉक्टर साहब हों या और बच्चे हों, मेरे जो जनरेशन वो भी कंटिन्यूटी बनी वो भी रहेगी। कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जब मेरा बेटा आर्मी में सेलेक्ट हुआ तो मेरे डैडी ने कहा था कि भाई सलीम, ये बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि एक बच्चा अगर आपका आर्मी में जाता है तो आपकी पूरी फैमिली की रेपुटेशन बनती है। अगर आपका एक बच्चा डॉक्टर बनता है तो आपकी पूरी फैमिली की स्टेटस आगे बढ़ जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर साहब सारी दुनिया में घूम फिर के और वो एक्सपर्टीज़ लेके वहाँ से वो महारत लेके और अब वापस अपने शहर की खिदमत और डॉक्टर करने साहब के के लिए लिए आए। क्या आप अपील करना चाहेंगे हमारे व्यूअर से, ख़ासतौर से वो एनआरआई बुलंदशहर वासी जो एनआरआई हैं दुनिया के अंदर और ख़ासतौर से मिडिल ईस्ट में, क्या पैगाम देना चाहते हैं डॉक्टर साहब के लिए? देखिए, मैं डॉक्टर साहब से भी और मैं सभी लोगों से हमेशा ये कहता रहा हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बेशक सही बात है। आप जाइए, पूरी दुनिया घूमिए, खूब पढ़िए, खूब कमाइए, जहाँ भी चाहिए, लेकिन लौट के घर आ जाइए। बहुत उम्दा। ये ज़मीन आपका हमेशा इंतज़ार करेगी। मैं डॉक्टर साहब किससे भी ये बात कहता हूँ कि गोद में माँ लेती है और कोई नहीं लेता है। जब आप चारों तरफ से थपेड़े खाएंगे, धक्के खाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आपका शहर आपको बचा लेगा आके। तो मैं इसलिए कहता हूँ सब इनसे ही नहीं और बच्चों से भी कि अपने शहर को कभी मत भूलना। आप यकीन कीजिए जाहिद साहब कि मैं जब बाहर रहा, मैं तकरीबन 3-4 साल अरब कंट्रीज़ में रहा हूँ, यूरोप में रहा हूँ, मेरे घर का सामने का, मेरे सड़क के किनारे का जो कूड़ा करकट है वो मुझे याद आता था। मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि भई ये तो अब चले गए 3-4 साल, कोई नहीं, तो हम सब भूल गए। ये तो भूल गए। मैं आपको यकीन बता रहा हूँ कि मैंने ईद के दिन अपने वालिद को ख़त लिख के ये पूछा कि ईद के दिन एक चूरन वाला हमारे घर के सामने चूरन बेचने आता था, वो आया या नहीं आया। इस कदर आपकी जो है इस मिट्टी से वाकई में बड़ी काबिल तारीफ, बड़ी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे बड़ा एहसास रहता था ये, और हर वक्त ये रखता था कि कोई चीज़ है जो खींच रही है वापस। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि आप एक्सपर्टीज़ हासिल करिए, आप महारत हासिल करिए, आप इल्म हासिल करिए और पैसा कमाइए। पूरी दुनिया खाली पड़ी है आपके घूमने फिरने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अपने घर वापस आइए, अपनी सरजमी का भी हक अदा करें। हक अदा, उसके पास आ जाएं, उसके लौट के वहाँ पे माँ की गोद में आ जाएं और उसको सपोर्ट करें
और लोगों को फिर उसकी तरबियत दें, उन लोगों को बताएं कि भाई तुम ये काम करो। अपने शहर में लौट के आना और अपने लोगों की खिदमत करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जाहिद साहब के कितनी हैरत की बात है, रेटिना स्पेशलाइजेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी जी लेकिन पूरे बुलंदशहर में एक आदमी भी रेटिना का करने वाला नहीं है। जी जी, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था सबको, मरीजों को बाहर जाना पड़ता था। मेरे छोटे भाई हैं नसीम साहब, आप जानते हो, जी 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 उनकी आंख में तकलीफ हुई। यहाँ के डॉक्टर्स ने, उन्होंने 1 2 3 4 सबको दिखाया, सब ने हाथ उठा लिए कि साहब ये रेटिना का मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। तब मैंने हमारे इनसे बेटे से मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने अपने एक क्लास फेलो का वो बताया एड्रेस बेरठ में, तब हम उनको लेके गए, वहाँ देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे डॉक्टर्स जो बुलंदशहर से इस काम को पढ़ लिख के जा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए और उनको ये ख्याल करना चाहिए कि हाँ, हमारे शहर में रेटिना का करने वाला कोई नहीं है, अगर हम यहाँ पैसे कमा रहे हैं। राइट। हमारे बुज़ुर्ग वहाँ रेटिना का इलाज कराने के लिए दूसरे शहरों में घूम रहे हैं। आज ही टेलीफोन आया मेरे पास एक कि साहब बड़ी खुशी हुई कि आपका बेटा रेटिना स्पेशलिस्ट है, और हम तो रोज़ाना दिल्ली और नोएडा जा रहे हैं। तो ये मैं कहता रहा हूँ हमेशा, डॉक्टर साहब बैठे गवाह हैं ये, मैंने और लोगों से भी, बच्चों से कहा कि अपने शहर को आ जाओ, क्योंकि इंतज़ार कर रहा है ये शहर, मुंतज़िर है शहर। बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ पैगाम, कुछ और बस कहना चाहते हैं? बहुत मोहब्बत, मेरी जो बात थी मैंने सब कह दी। तो प्यारे भी सलीम आज़ाद साहब अपने दिल की बड़ी बेबाकी से, बड़ी सादगी के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी का रद्द अमल, अपनी इंसानियत के लिए जो जो इन्होंने बहुत ही, जिसे कहना चाहिए हमें, बहुत ही सादगी से बयां कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें अभी रह गई हैं, अगले एपिसोड में ज़रूर हम रिव्यू में आपके लिए मुखातिब होंगे इनके साथ लेकर। तो प्यारे वर्स, ये डॉक्टर अकबर सलीम साहब के वालिद हैं, सलीम आज़ाद साहब। इनकी तरफ से और डॉक्टर साहब की तरफ से एक बार फिर मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, प्यारे वर्स, जितने ख़ास तौर से हमारे बुलंदशहर वासी NRI हैं, तो बिलखुसूस विशेष रूप से जो मिडिल ईस्ट में हैं, उनके गार्जियंस, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली मेम्बर्स को रेटिना की कोई भी समस्या, प्रॉब्लम है, पल्लव विहार यहाँ पर डॉक्टर अकबर सलीम आई क्लिनिक सेंटर में यहाँ पर आएँ, डॉक्टर साहब का ओपिनियन लें, इनकी खिदमत लें, और अब जो भी रेटिना से या आई साइट से जो भी प्रॉब्लम है उनको आप जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और उसको ट्रीटमेंट लेके सेहत याफ्ता हो सकते हैं, अपने मेंबर को सेहत याफ्ता करा सकते हैं। तो प्यार बस अपना ख्याल रखिएगा। और बड़े आज बहुत हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि बुलंदशहर में पहले ऐसे स्पेशलिस्ट, एक्सपर्टीज़ रेटिना के, जो कि बाहर विदेशों में एक सर्विस को अंजाम देकर दोबारा से अपने वालिद साहब, अपने पिताजी डॉक्टर सलीम आज़ाद साहब के कहने के अपनी सरजमी की कुर्बानी के लिए, दायित्व निभाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार तत्पर हैं सेवा के लिए। तो मैं एक बार फिर आपसे माजरत चाहूँगा, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन तकाज़ा बुलंदशहर की सरजमी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी तो ज़रूरी था कि आपके बीच सारी चीज़ें डिटेल में रूबरू हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, पल्लव विहार आई साइट का कोई भी मामला आता है, मसला आता है, तो डॉक्टर अकबर सलीम आई सेंटर क्लिनिक पर यहाँ पर भेजें और इनसे जो है हम लोग इनसे फ़ायदा उठाएं, और इनकी जो एक्सपर्टीज़, जो इनका स्पेशलाइज है, उससे हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब और जितने बुलंदशहर वासी हैं, उससे जो है हम जो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे फ़ायदा उठाएं, और अपने हमें ताकि आगे दिल्ली, गाज़ियाबाद या मेरठ जाना ना पड़े, और यहीं पर अपनी बुलंदशहर की सरजमी पे ही इलाज कराने में हम जो है सफल हो सकें, और डॉक्टर साहब की खिदमत से भी हम उनकी मेहनत और उनकी एक्सपर्टीज़ से भी फ़ायदा उठा सकें। तो प्यारे बस अपना ख्याल रखिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और सलीम आज़ाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ सभी व्यूअर्स की तरफ से। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सभी व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बस अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।